दोस्तों, मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने विशाल लर्निंग एकेडमी पर। तो आज हम देखिए स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। उसमें आज स्टार्ट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आज हम डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए, इससे पहले जो भी टॉपिक है वो हम कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बाकी तो जो इसका फॉर्मूला होता है उस पर तो छोटा न्यूमेरिकल ही बनता है, सब फार्मूला बेस होता है। तो फार्मूला बेस होता है तो न्यूमेरिकल तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसका जो डेरिवेशन होता है वो समझने में थोड़ा कठिन होता है। तो चलिए, आज आसानी तरीकों से हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव का हमें उपयोग करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसमें दो आवेश होता है, दोनों आवेश का परिणाम समान होता है, लेकिन जो आवेश होता है उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव ए बी। इसका नामकरण कर सकते हैं हम ए और बी। वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या कर देंगे? ए बी। इस पर क्या रख देंगे? प्लस क्यू आवेश रख देंगे। इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। इतना तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव हमारा। ये हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर हो गया प्लस क्यू आवेश। देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण हमें निरक्षीय स्थिति में, यानी निरक्षीय बोल सकते हो या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनुप्रस्थ भी बोल सकते हो या निरक्षीय बोल सकते हो, वो दोनों ही समान होते हैं। वही अनुप्रस्थ का नाम ही निरक्षीय रखा गया या निरक्षीय का नाम ही अनुप्रस्थ है। तो चलिए, यहाँ से हो गया वैद्युत द्विध्रुव बना लिए। इसे मान लेते हैं कि स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, निरक्षीय यानी लंबवत। निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब गणना करनी होती है तो दोनों आवेशों के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों आवेश दोनों आवेश अपना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये भी उत्पन्न करेगा, ये भी उत्पन्न करेगा। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है तो अपने अंदर से विद्युत बल रेखाओं को निष्कासित करता है, तो इसलिए ये अपने से दूर हटने की कोशिश करता है। तो अपने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इसकी E1 हो जाएगी। और माइनस क्यू आवेश है तो अपने में अंदर में क्या करता है? ये वैद्युत बल रेखाओं को आकर्षित करता है, तो ये इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E2। इस बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। अब यहाँ से E1 और E2 समझ में आ गया होगा। और देखिए, E1 और जो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर थीटा कोण बना रहा है और प्लस क्यू आवेश भी बिंदु P से थीटा कोण बना रहा है। तो जब थीटा कोण बनाता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है वो भी दो घटक में विभक्त हो जाएगा, और जो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है वो भी दो घटक में विभाजित हो जाएगा। जब कोई भी वस्तु थीटा कोण पर हो तो उसको दो घटक में विभाजित कर सकते हैं, एक एक्स अक्ष के तल में, एक वाई अक्ष के तल में। देखिए, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है ये, तो इसके द्वारा तब देखिए इसके समांतर एक क्या खींचेंगे? इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा वाई अक्ष हो जाएगा। तो इसके जब समांतर जब ये रेखा खींचेंगे तो ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण हमारा क्या होगा? थीटा ही होगा। और ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। ये थीटा कैसे होगा? जब ये थीटा है तो ये समांतर है, तो दोनों थीटा होंगे संगत कोण से। संगत कोण पढ़े होंगे क्लास 9th में ही पढ़े होंगे मैथ में। ये क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। और ये कौन से कोण होते हैं? एकांतर अंतः कोण होते हैं। समांतर दो रेखाएं समांतर हो तो उसके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो ये भी अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, ये क्या है? दोनों है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके समांतर क्या खींचे? एक रेखा खींचे। देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया। ये अब ये क्या करेंगे? एक वाई अक्ष खींचेंगे। अब ये क्या हो गया? हमारा वाई अक्ष हो गया। अब देखिए, जब दो घटकों में क्या हो गया? ये विभाजित हो गया दो घटक में। तो देखिए, जब दो घटक में विभाजित होता है तो जिधर थीटा होता है उधर हम cos थीटा लिखते हैं, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर sin थीटा रखते हैं। ये याद रख लीजिएगा। फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन आए, जब वो थीटा के रूप में विभाजित हो रहा हो तो दो घटकों में विभाजित होगा। जिधर कोण होगा थीटा होगा उधर होगा cos थीटा, जिधर कोण नहीं होगा उधर होगा sin थीटा। तो देखिए, ये दो घटकों में विभाजित हो रहा है, इसका परिणामी क्या है? इस दोनों का परिणामी है E1। यानी क्या हो जाएगा? जिधर थीटा है तो E1 cos थीटा हो जाएगा, इधर थीटा नहीं है तो E1 sin थीटा हो गया। और देखिए, ये भी विभाजित हो रहा है तो ये परिणामी है, तो इधर क्या हो जाएगा? इसको भी दो घटक में विभाजित करेंगे। ये थीटा है तो
ये परिणामी है तो इधर क्या हो जाएगा, ये थीटा के रूप में ना, तो E2 cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, E1 E2 sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा के तरफ है और ये थीटा की तरफ थीटा से दूर है। जब थीटा से दूर होता है तो उसको क्या मानते हैं, E2 sin थीटा मानते हैं। चलिए ये फिगर तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, जो जो है फिगर में हम बता चुके हैं। और देखिए दोनों वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसके बीच की दूरी 2l होती है। अब 2l होती है तो दोनों को आधा आधा करेंगे, अर्धक पर हम क्या खींचे हैं, एक लंब खींचे हैं निरक्षीय स्थिति में बिंदु P, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। तब देखिए ये फिगर तो आप समझ गए होंगे। अब लिखना है, जो डेरिवेशन करेंगे उसका मानक लिखा जाता है। तो मानक देखिए कैसे लिखेंगे, बता देते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है, जिसके मध्य बिंदु O मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु निरक्षीय स्थिति में, एक बिंदु क्या है, P है। निरक्षीय स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है, जिसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर E2 हो जाएगी। अब वेक्टर E2 और वेक्टर E1 हो गया। अब क्या करना है, हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बस इतना ही लिखना है, जो फिगर में दिखाई दे रहा है वो मानक के रूप में हम लिख देते हैं। चलिए इसके आगे अब डेरिवेशन होता है, तो वो देखिए कैसे करेंगे। देखिए प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों आवेश यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यह भी बताएं। तो जब पढ़े हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, लिख लेते हैं, किसी बिंदु आवेश के के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता का हम सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या होता है, एक परावैद्युत माध्यम होता है। इसको परावैद्युत माध्यम में जो भी रखेंगे वो उसका परावैद्युत माध्यम दिया होता है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम के इंटू जब कोई आवेश होता है वो आवेश बटा r², ये होता है ना। अब देखिए r² क्या होता है, आवेश, और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस बिंदु के बीच की दूरी होती है, ये r होती है। देखिए हमें सब पता है, ये तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 पता है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k, अब ये भी तो एक अचर ही है, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब देखिए q भी हमें पता है, q के निकालेंगे प्लस q और माइनस q पता है। अब दूरी निकालना पड़ेगा r, तो r क्या निकालेंगे, जब प्लस q आवेश के द्वारा यहाँ पर निकालेंगे तो हमें बीपी की आवश्यकता पड़ेगी, और माइनस क्यू आवेश के द्वारा निकालेंगे तो हमें एपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम यहीं पर एपी और बीपी निकाल लेते हैं, तभी जो आवश्यकता पड़े हम वहां पर आसानी से रख सके। तो चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगी, बीपी की दूरी हम निकालेंगे ना, तो चलिए बीपी निकालते हैं। तो बीपी क्या हो जाएगी, देखिए ये हम पर, ये क्या है, हमारा लंब है, तो ये जब लंब है तो ये क्या हो जाएगा, इस दूरी निकालना है, तो ये r है, ये l है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज OPB में समकोण त्रिभुज लिखते हैं, समकोण क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमें BP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया ना। अब BP का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें रूट में OP का मान हमें पता है, OP का मान क्या है, OP यहाँ पर है ना, उसके मान क्या है, r है, क्या हो जाएगा r² प्लस OB का भी मान पता है l, तो l² हो जाएगा। यहाँ से BP का मान निकल गया। अब देखिए इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये भी है समकोण त्रिभुज है, ये इसका मान भी क्या, ये है r है, ये क्या है, l है, तो यानी r² प्लस l² आएगा, तो यही मान आएगा ना। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, AOP में AP बराबर लिख सकते हैं, AP बराबर क्या हो जाएगा, रूट में r² प्लस l² हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, AP और BP का मान हम आसानी से निकाल लिए, समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके आगे चलेंगे तो क्या आएगा हमारा, AP और BP तो निकल गया।
अब एपी और बीपी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब प्लस क्यू एस के द्वारा बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू एस के द्वारा बिंदु पी पर निकालेंगे। चलिए लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जी, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 दिया है, तो E1 बराबर क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही इसी का उपयोग करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा, Q तो Q ही रहेगा, बट R का मान क्या है, हमें बीपी ही बीपी रखना है, तो यानी बीपी का मान हम पूरा रख सकते हैं, ये हमारा है बीपी, तो बीपी का मान हम रख सकते हैं, बीपी का मान क्या लिखा है, रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि R² है तो R का मान हमें R² प्लस L² है रूट में, तो उसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्यू क्या हो जाएगा ना, अब माइनस क्यू आवेश के द्वारा निकालेंगे, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस हम यही लिखेंगे ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हम माने हैं ना, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/, यही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, Q तो Q ही रहेगा, ये एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए माइनस Q भी रहेगा तो प्लस Q ही लेंगे, और प्लस Q भी रहेगा तो प्लस Q ही लेंगे। चलिए Q बटा क्या हो जाएगा, रूट में यही ना है एपी का मान भी क्या है हमारा, रूट में R² प्लस L² हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एपी E1 और E2 का मान तो समझ में आ गया। अब E1 और E2 का अलग अलग निकाल लिए, अब बिंदु P पर परिणामी निकालना है। देखिए परिणामी दो है, एक तो ऊर्ध्वाधर दिशा में है, एक क्या है क्षैतिज दिशा में है। तो देखिए जब ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो E1 sin थीटा ऊपर है, E2 sin थीटा नीचे है, यानी दिशा इसकी विपरीत है। और जब दिशा विपरीत होती है और वो सदिश राशि है, तो सदिश राशि में दिशा की आवश्यकता होती है, तो जब इसमें दिशा भी लेंगे ना, तो दिशा लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमें घटाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो दो तरीके से है, क्या है, दो तरीके, एक ऊर्ध्वाधर घटक है, एक क्षैतिज घटक है। तो पहले लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए। तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या हो जाएगी, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, तो E1 माइनस E2। अब देखिए E1 का मान क्या है, E1 sin थीटा है और ये E2 sin थीटा है, तो यहाँ पर E1 sin थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा लिख देंगे, E2 sin थीटा हो जाएगा। और देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर ना। और देखिए यहाँ पर E1 और E2 बराबर है, देखिए E1 का मान है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q बटा R² प्लस L² पूरे का होल स्क्वायर। और यही क्या है, E2 का मान, E1 और E2 चूंकि बराबर है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे E बराबर 0। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि जो E1 और E2 है दोनों बराबर है। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड है ना, तो बराबर है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर E बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या आ गया हमारा, ऊर्ध्वाधर घटक तो आ गया, अब क्या करना है, क्षैतिज घटक हमें निकालना है। तो निकालते हैं, क्षैतिज घटक के लिए
क्या करना है, देखिए अब क्षैतिज घटक के लिए निकालेंगे तो क्षैतिज घटक देखिए यही ना क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक में दोनों की दिशा समान है, दिशा तो क्या है समान है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएगा, हमें जुट जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि में जब दिशा सेम होती है तो उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो E1 cos थीटा हो जाएगा प्लस E2 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया। और देखिए E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा कर सकते हैं या 2E2 cos थीटा भी कर सकते हैं। E1 लिखो या E2 लिखो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या है, E1 बराबर E2 है। क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर E2, इसलिए हम क्या किए 2E1 cos थीटा कर दिए। अब यहाँ से E का मान जब निकालेंगे, E1 का मान हमें पता है ना, तो 2 इंटू 1/4 पाई आप साइनल नॉट इंटू के इंटू के E1 का मान क्या है, Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से रूट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर क्या है, cos थीटा है। यहाँ तक तो हो गया ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा हो गया। चलिए इसको आगे हल करते हैं। बस समझने वाला अब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या है यहाँ पर, अब कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन ये आपके आप पर डिपेंड करता है आपकी आप कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर cos थीटा का मान हमें पता नहीं है, तो cos थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर आसानी से रख सकें। क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखिए यह थीटा है, इसके सामने क्या होता है, लंब होता है। ये क्या है हमारा, ये 90 डिग्री के सामने का ये क्या होता है, कर्ण होता है। और कोण के सामने का क्या होता है, ये लंब होता है। और ये क्या होता है, आधार होता है ना। तो cos थीटा का मान क्या लगाएंगे, आधार बटे कर्ण। तो यानी आधार का मान क्या है, L है, और कर्ण का मान क्या है, BP है। BP कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी BO, O भी लिख सकते हैं, OB बटा BP हो जाएगा। OB बटा BP हो गया। और देखिए OB का मान हमें पता है क्या है, OB का मान क्या है, हमें L है, आधार क्या है, L है। तो यहाँ पर हम L लिख सकते हैं, बटे क्या हो जाएगा, BP का मान भी हमें पता है। BP का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। BP का मान क्या है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान हम आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। अब cos थीटा का मान इसमें रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर E का मान निकाल सकते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर 1/4 पाई अब साइनल नॉट इंटू के हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। इंटू cos थीटा का मान क्या है, L बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए इसके आगे करते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अब साइनल नॉट इंटू के हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अभी इसको पूरे को हम के लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसी तरह रहने देते हैं। अब ये 2 भी है ना, यहाँ पर 2 इंटू है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है 2 इंटू है, तो 2 इंटू हो जाएगा ना। और देखिए 2 को हम 2 यहाँ पर है ना, तो 2 को यहाँ पर ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा ना। Q को Q लिख दे रहे हैं और 2 को यहाँ पर लगाएंगे तो 2L हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। अब देखिए ये एक घात है, ये 1/2 घात है, तो यानी 1 घात और 1/2 घात दोनों को जोड़ेंगे। देखिए जैसे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1 है, और इंटू में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घात में 1/2 है। तो दोनों का क्या है, ये दोनों का हर ये वाला समान है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। 2 1 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होल पावर 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हो गया ना। अब यहाँ से इसको हटा सकते हैं, इसमें तो कोई समझ गए होंगे आसानी से। चलिए देखिए यहाँ पर P बराबर हम जानते हैं, P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, या Q इंटू 2L होता है। चूंकि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है।
तो यहाँ पर ये रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आर, इस आर का मान देखिए और एल का मान देखिए। देखिए यहाँ पर एल का मान ये बहुत छोटा है, ओ बी, ये आर का मान क्या है, ओ पी, यानी आर का मान बहुत बड़ा है और एल का मान छोटा है। तो जब आर का मान बड़ा होगा और एल का मान छोटा होगा तो और इसका जो बड़ा होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ही बढ़ेगा। जैसे में एग्जांपल में देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए आर का मान 5 है और एल का मान 2 है, तो जब 5 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 का करोगे तो एल स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, यानी इसमें बहुत डिफरेंस आ जा रहा है ना। तो इसलिए हम इसको हम क्या कर सकते हैं, एल को निगलेक्ट करके चल सकते हैं, इसमें कोई एथी नहीं है। तो एल को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको समझ गए होंगे क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि लिखेंगे आर बहुत बड़ा है एल की तुलना में, तो ये कह लेंगे इसलिए एल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देंगे अब। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, इंटू 2q, एल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, पी बटे में इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एल के मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा। क्योंकि एल स्क्वायर का मान 0 रखेंगे तो केवल आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, घात में 3 बचेगा केवल। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू पी बटे में आर क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बस हमें यही निकालना था, ये आ गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, इंटू पी बटे में आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक तो आसानी से आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए यहाँ पर जब फिगर समझ गए ना, जब फिगर आप समझ जाएंगे तो ये आपको आसानी से कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं आसानी से जब फिगर समझ जाएंगे। तो फिगर तो समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से फिगर को समझाया है, बहुत धीरे धीरे समझाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में समझाए हैं। चलिए देखते हैं, फिर एक बार दोहरा देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। ये फिगर तो समझ गए होंगे, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी है, इसे मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P माने हैं और यहाँ पर बिंदु P माने हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इसके द्वारा भी निकालेंगे और इसके द्वारा भी निकालना पड़ेगा। तो जब ये थीटा कोण पर है तो यहाँ पर भी थीटा कोण पर ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जब यहाँ पर भी थीटा कोण उत्पन्न करेगा तो ये 2 घटक में वियोजित हो जाएगा। जब कोई भी वस्तु 2 घटक में वियोजित होती है तो उसको, जब थीटा कोण पर होती है तो उसको 2 घटक में हम वियोजित कर सकते हैं। तो इसको भी 2 घटक में वियोजित करेंगे तो E1 sin थीटा हो जाएगा और E1 cos थीटा हो जाएगा, और इसको करेंगे तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी है, तो बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, हम पढ़े हैं, तो यहाँ इसी का उपयोग किए, तो अब इसका उपयोग करेंगे तो R की आवश्यकता पड़ेगी। तो R का मान यहाँ पर हम निकाले हैं, आसानी से निकाल चुके हैं। तो R का मान यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब क्या लेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, और प्लस और माइनस के द्वारा निकाल लिए। तो अब करेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी होगी ना। क्या हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी के लिए निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक होगा और क्षैतिज घटक 2 होगा, यानी दोनों घटक होगा ना, ऊर्ध्वाधर घटक भी होगा और क्षैतिज घटक भी होगा। तो कौन सा हमारा है परिणामी वाला, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक जब किए तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और जब क्षैतिज घटक किए तो हमारा क्या हो गया, क्षैतिज घटक में ही हमारा आंसर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू पी बटे में आर क्यूब आ गया। यहाँ तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, इसमें तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, ये तो बहुत आसान था, डिफिकल्ट नहीं था। तो चलिए यहाँ तक तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम क्या है, अभी बता चुके हैं पहले ही, क्या हो जाएगा, विशाल लर्निंग एकेडमी हो जाएगा, विशाल लर्निंग एकेडमी। इसको चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब इसी तरह के आपको डेरिवेशन का जो अच्छी तरीके से समझाने के लिए होगा, जो डेरिवेशन वो हम आसानी से समझा सकेंगे जितने अच्छी तरीकों से हो सकेगा। तो चलिए, समझ में आया होगा तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।